हेलो एंड वेलकम टू अभिव्यक्ति। आज हम लोग जो है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेरी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा हुआ है कि उसे सिग्निफाइड सिग्निफायर इसमें समस्या है। वो कहती है कि जो लेटर होता है CAT, लेटर CAT ये सिग्निफायर है। तो सिग्निफाइड क्या है? क्या सिग्निफाइड बिल्ली है? तो वास्तव में CAT सिग्निफायर है, और ये जो सिग्निफायर है जब हम लिखते हैं तो CAT जो वर्ड्स हैं रिटन में लिखने में जो शब्द लिखे जाते हैं ये सिग्निफायर हैं। यदि हम बोलते हैं वोकल तो जो स्पीच है जो ध्वनि है CAT कैट ये सिग्निफायर है। या यदि हम इसे संकेतों से हिंट करें बिल्ली को, जो जेस्चर्स होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी सिग्निफायर है। तो जो कैट है, कैट यानी कि बिल्ली, ये सिग्निफायर है। तो सिग्निफाइड क्या है इसके बारे में वह कंफ्यूज्ड है कि सिग्निफायर तो कैट है तो सिग्निफाइड क्या है। सिग्निफाइड जो होता है वो वास्तव में कॉन्सेप्चुअल इमेज होती है, यानी जो इमेज बनती है, जो चीज़ दिखता है वो सिग्निफाइड होता है। जैसे ये पेड़ दिख रहा है मनी प्लांट का, तो ये जो पेड़ है एक्चुअल में ये सिग्निफाइड है, और इसके जो भी नाम रख दें वे सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफायर हो जाएंगे। तो सिग्निफाइड जो कॉन्सेप्ट होती है, जो वास्तव में होता है वो सिग्निफाइड होता है। यानी सिग्निफायर्स जो हैं किसी एक निश्चित सिग्निफाइड को बताते हैं। अब वो सिग्निफाइड जो है वो कैसे बनता है या सिग्निफाइड कैसे निश्चित किया जाता है, तो इसके बारे में भी एक रास्ता है, और वो रास्ता जो है वो कंपेयर करके और निगेट करके होता है। यानी उसे हम तुलना करें और ये बोलें ये चीज़ ये नहीं है इसलिए ये चीज़ यह है। यानी कि जैसे कैट बिल्ली है तो आप ये बोलोगे कि ये बिल्ली या कैट क्या है, बिकॉज CAT इज़ नॉट डॉग। यानी जैसे कोई भौंकने वाला जानवर है, अब आप कंपेयर कर रहे हो तो CAT से वो भौंकने वाला जानवर यानी डॉग नहीं होता है। CAT से जो दूध देने वाली जो काऊ है, गाय है, वो नहीं होती है। तो ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती है करते करते अंत में उससे एक यूनिक, एक बहुत ही अद्वितीय, एक स्पष्ट ये चीज़ होती है, और वो जो चीज़ होती है वो सिग्निफाइड या कॉन्सेप्ट होती है। अब इसमें जो बोला जाता है कि कैट और कैट को बिल्ली बोलते हैं, तो दरअसल जो फर्डिनांड डी सॉस्योर हैं उनका एक बड़ा जो है सीधा साधा एक उनका कथन है कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड में जो रिलेशनशिप होती है, जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड में जो संबंध होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी यानी वो कोई दृढ़ नहीं होता है, वो कोई निश्चित नहीं होता है, वो परिवर्तनशील होता है, वो आर्बिट्रेरी होता है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कैट है, बिल्ली है, तो बिल्ली तो एक निश्चित चीज़ है, वो उसके एक जैविक गुण हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो जहाँ भी जाएगी तो उस ढंग से यदि उसका कोई जानवर होगा तो वो बिल्ली होगी। जो चूहा खाती होगी, जो दूध पीती होगी, तो बिल्ली तो एक निश्चित है। अब उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारेंगे। जैसे कोई कैट कहेगा इंग्लिश में, हिंदी में बिल्ली कहेगा, संस्कृत में कुछ और कहेगा, उर्दू में कुछ और कहेगा। तो इसका
सीधा सीधा मतलब होता है कि जो शब्द होते हैं, जो भाषा के जो वर्ड्स होते हैं, वे केवल मान लिया गया कि इस खासकर इस विशेष जानवर के लिए, जो पर्टिकुलर स्पीशीज है, इसके लिए हिंदी में ये शब्द है, लेकिन वो शब्द उसकी जगह पे दूसरा शब्द रख दिया जाए तो दूसरा शब्द उसका अर्थ हो जाएगा। तो ये एक निश्चित नहीं है, इनमें कोई एक इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है, यानी उस शब्द के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि उसे आप वो बिल्ली का द्योतक हो। तो जो इनहेरेंट रिलेशनशिप का जो अभाव है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी। तो ये जो शब्द होते हैं, जो सिग्निफायर होते हैं, ये आर्बिट्रेरी होते हैं। सिग्निफाइड आर्बिट्रेरी नहीं होता है, क्योंकि जो एक स्पीशीज है जिसे जो कि दूसरी स्पीशीज नहीं है, यानी जो कुत्ता नहीं है, जो गाय नहीं है, जो कोई चिड़िया नहीं है, यानी जो एक कैट है, तो ये जो कैट होना है, जो कैट की उपस्थिति है, ये उपस्थिति आर्बिट्रेरी नहीं है, और ये इसके साथ जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो इमेज बनती है, वो सिग्निफाइड है। अब साइन क्या चीज़ होती है? तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों जो है साइन के भाग होते हैं। यहाँ पर दो सिक्के रखे हुए हैं, जानबूझ के रखे गए हैं। तो जैसे कोई एक सिक्का है, उसके दो हिस्से हैं, एक और रुपया लिखा हुआ है, दूसरी ओर भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो बना हुआ है, एम्बेलम बना हुआ है। तो ये दो भाग होते हैं सिक्के के। वैसे साइन के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है सिग्निफायर और दूसरी भाग होता है सिग्निफाइड। जो सिग्निफायर होता है वो शब्दों में हो सकता है, वो यानी लिखित हो सकता है, रिटन। अब उसमें भी आर्बिट्रेरीनेस है, क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। देवनागरी में दूसरे ढंग से लिखा जाएगा, पर्शियन में दूसरे ढंग से लिखा जाएगा, रोमन लिपि में दूसरे ढंग से लिखा जाएगा। तो ये भी एक, इसमें भी कोई सर्टेनिटी या निश्चितता नहीं है। तो ये तो शब्द हो गए। स्पीच यानी वर्ड्स हैं, जो साउंड है, और जेस्चर, तो ये सारे सिग्निफायर हैं। और सिग्निफायर से जो कॉन्सेप्ट बनती है वो सिग्निफाइड है, और कॉन्सेप्ट तुलना करके बनती है। और यही जो एक जो सिग्निफायर हैं ये आर्बिट्रेरी होते हैं, और सिग्निफाइड और सिग्निफायर के बीच का जो रिलेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। जैसे कोई फूल ले लें, तो फूल कोई ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लें, तो जो पुष्प है वो तो गुलाब का ही है, और अब उसकी लैंग्वेज बदल सकती है। जैसे उसे अलग अलग भागों में उसके लिए अलग अलग शब्द आएंगे। कोई पुष्प बोलेगा, कोई फूल बोलेगा, कोई फ्लावर बोलेगा, कोई गुल बोलेगा, लेकिन वो सब होंगे पुष्प ही। तो जो शब्द हैं, चाहे लिखे जाएं, चाहे बोले जाएं, चाहे हिंट किए जाएं, ये सब सिग्निफायर हैं। और इनसे जो वो खास जो एक स्पीशीज है, एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कॉन्सेप्ट है, जो पुष्प का कॉन्सेप्ट आता है, वो सिग्निफाइड है। और ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों मिलकर के एक साइन बनाते हैं। और ये जो कोई भी भाषा होती है, वो जो ये आर्बिट्रेरी साइन होते हैं, इन्हीं का सिस्टम होती है। लैंग्वेज को इन साइन का सिस्टम बोला गया है, कि जो आर्बिट्रेरी साइन है, इन्हीं का जो सिस्टम होता है, वही फर्डिनांड डी सोसियर ने कहा था लैंग्वेज होती है। मेरे एक दोस्त ने बोला है कि यदि थोड़ी सी उसकी भूमिका दे दी जाए और उसे कई पार्ट्स में करा जाए तो ज़्यादा वो बोधगम्य होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो संरचनावाद है वो फर्डिनांड डी सोसियर के सिद्धांतों पर आधारित है, और फर्डिनांड डी सोसियर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। बहुत ही जीनियस व्यक्तित्व हैं, और उनके बारे में
तो हम लोग बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म ये पूरी फर्डिनांड डी सोसूर के जो उनकी स्थापनाएं हैं, उनके फाउंडेशंस हैं, उसी पर आधारित है। अब स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है कि सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में जो कुछ है, जिसे हम देखते हैं और जिसको कोई एक सिग्निफायर देते हैं, एक शब्द देते हैं, वो एक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे आप एक ताजमहल ले लें, तो ताजमहल क्या है, एक टूम है, लेकिन ताजमहल भी एक स्ट्रक्चर है। उसमें जो है दीवार है, उसमें गेट्स हैं, उसमें मीनारें हैं, उसमें क्या है, बहुत ही अच्छी जो है सजावट की गई है। ये सब क्या है, स्ट्रक्चर है। अब लेकिन ये एक ख़ास इकाई बनाता है। अब ताजमहल का जो मार्बल है या जो ईंटें हैं, यदि उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वे खुद में ताजमहल नहीं होती हैं, लेकिन उनको एक सही ढंग से एक निश्चित पैटर्न पर लगा दिया गया तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो ताजमहल हो जाती है। ऐसे कोई भी भवन आप ले लें, तो भवन में वो ईंटों का बना होता है, तो उसमें सीमेंट होती है, उसमें मोरंग होता है, सरिया होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वे उसका एक हिस्सा होती हैं और वे आपस में संबंधित होकर के एक भवन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो उनमें एक निश्चित संबंध होता है। यहाँ पर एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो आपसी संबंध है, यानी इंटर रिलेशनशिप है। ये जो अंतर संबंध है, ये किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी अंतर संबंध से उस स्ट्रक्चर का अर्थ आता है। जैसे कोई दरवाज़ा है या कोई विंडो है, तो दरवाजे में कुछ नहीं होता है, घेरा होता है, बाकी खाली जगह होती है। तो यदि कोई दरवाज़ा खड़ा है तो आप उसको कोई महत्व नहीं देंगे, वो कोई जो अस्तित्व है, अपना एंटिटी है, वो खास कोई स्पेशल एंटिटी नहीं रखता है। लेकिन वही दरवाज़ा और वो खिड़कियाँ किसी घर में लगी होती हैं, तो वो उस घर को एक आकार देती हैं। उस कमरे में जो लगी हुई खिड़कियाँ होती हैं उसको एक आकार और महत्व देती हैं। तो जबकि जो खिड़की है, जो दरवाज़ा है, वो एक खाली स्पेस होता है, लेकिन वो खाली स्पेस भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर हमेशा उसमें जो भाग होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनका दूसरों से तुलना करते हैं और उनके दूसरों के रिलेशन में वे आकार ग्रहण करते हैं। तो जैसे एक घर है, वैसे ही कोई भाषा होती है, और जैसे घर में विभिन्न भाग होते हैं, उनका आपस में संबंध होता है, वैसे कोई जो भाषा होती है उसमें विभिन्न शब्द होते हैं, उनका आपस में एक संबंध होता है। जैसे आप कोई भी घर है और उसे आप बेतरतीब नहीं बना सकते हैं, उनमें एक रिलेशनशिप होती है। वैसे कोई भाषा होती है, उनमें भी शब्दों के मध्य में एक रिलेशनशिप होती है, और उस रिलेशनशिप के जो नियम होते हैं उनको ग्रामर कहते हैं। तो जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो भाषा होती है, वो भी एक स्ट्रक्चर होती है, और उसका जो अर्थ है वो एक स्ट्रक्चर से आता है। जैसे कोई वाक्य है, ही गोज़ टू स्कूल। अब इसको आप ऐसे बोलें कि स्कूल ही गोज, तो उसका अर्थ उतना ज़्यादा नहीं आता है। और कभी कभी तो जो लंबे वाक्य होते हैं उनमें केवल आप शब्द बोलें तो उनका कोई अर्थ नहीं आता है। लेकिन वही शब्द जो है एक ग्रामर के पैटर्न से जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक अर्थ देने लगते हैं। तो पहला एक सेंट्रल आइडिया स्ट्रक्चरलिज्म का होता है कि जो वाक्य होते हैं, जो भाषा होती है, जो लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। अब टेक्स्ट को लिखने वाला कौन है, ये सारी चीज़ें
यानी जो चीज़ प्रेजेंट होती है, आपके सामने एक टेक्स्ट है, एक लेसन है, वही उसी के आधार पर आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो टेक्स्ट है वो महत्वपूर्ण है, और हर चीज़ का एक जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें जो है स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे पहला पॉइंट दिया गया, स्ट्रक्चरलिज्म लाइक फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिस्ट थ्योरीज टेक द टेक्स्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। यानी चाहे फॉर्मलिज्म में रशियन थ्योरी है, मार्क्सिस्ट, इन सब में जो टेक्स्ट होता है वही क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट होता है। यानी जो टेक्स्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है और वही आधार बनाता है क्रिटिसिज्म का। सेकंड पॉइंट है कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म कंसीडर्स द टेक्स्ट एज एन एंटिटी by itself, devoid of the shadow of the authorial intention। रोला बार्थ की किताब है द डेथ ऑफ ऑथर 1967, द डेथ ऑफ ऑथर, यानी ऑथर की डेथ। तो जब ऑथर कोई चीज़ लिख देता है फिर उसका लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट होता है, उस ऑथर की ज़िंदगी, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। और बहुत सारी जैसे संस्कृत में बहुत सारी किताबें हैं वे निर्वैयक्तिक हैं, जैसे वेद हैं। अब वेद को अपौरुषेय माना जाता है, पता नहीं किसने लिखा, तो उसमें जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है वो महत्वपूर्ण है और लिखने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म कंसीडर्स द टेक्स्ट एज एन एंटिटी बाय इटसेल्फ, मतलब टेक्स्ट जो होता है वो खुद में ही एक उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि उसका ऑथर कौन था। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ मेथड सिस्टम दैट एम्प्लाइज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय मीन्स ऑफ ओवरऑल सिस्टम और स्ट्रक्चर। तो जो कोई कल्चर है, कल्चरल स्टडी है, तो उसकी स्टडी के लिए हम ओवरऑल सिस्टम को ध्यान में देंगे। यानी चाहे जैसे कोई आप डांस ले लें, तो डांस में जो जेस्चर्स होते हैं, जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, उन सबको संपूर्ण रूप से जब आप लेते हैं तो एक आकार बनता है और एक कहानी और एक कथ्य जो है, एक स्टेटमेंट निकलता है। ऐसे कोई पोएम है तो पोएम के जो वर्ड्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो पूरा मिल करके एक अर्थ देता है। तो जो ओवरऑल सिस्टम होता है, चाहे वो वर्बल सिस्टम हो, चाहे रिटन सिस्टम हो, चाहे जेस्चर्स का सिस्टम हो, वो सिस्टम ही स्ट्रक्चर कहलाता है। और उसी स्ट्रक्चर से जो कोई कल्चर है वो निर्धारित होती है, उसको हम उसका अर्थ निकालते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। इस यूनिवर्स में जो भी है वो स्ट्रक्चर के रूप में है और वो परिवर्तित नहीं होता है। लैंग्वेज आल्सो कैरीज स्ट्रक्चर एज इट कंटेन्स रूल्स, ग्रामर एंड साउंड्स विच मेक आवर स्टेटमेंट इनटू अ मीनिंगफुल वन। जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो भी एक स्ट्रक्चर ही है जिसमें रूल्स होते हैं ग्रामर के, जिसमें साउंड्स होते हैं या जिसमें जो है लेटर्स होते हैं। और ये सब जब इनका अर्थ निकाला जाता है तो एक मीनिंगफुल अर्थ देते हैं। तो लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है और जब लिटरेचर में हम जिस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो लैंग्वेज का है। आवर सेंटेंसेज हैव रूल्स ऑफ ग्रामर एंड मीनिंगफुल वर्ड एंड ईच वर्ड कैरीज इट्स ओन आइडेंटिटी। हर जो शब्द की अपनी खुद की पहचान होती है। स्ट्रक्चरलिज्म इज employed to show how all aspects of culture are based upon some underlying
structure. This structure is found by interrelations. तो जो कोई कल्चर है और उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वे आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वे अलग थलग नहीं होते हैं, वो सारे आपस में उनका इंटर रिलेशंस होता है और स्ट्रक्चर इंटर रिलेशन से जो है फॉर्म होते हैं। तो जो इंटर रिलेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोला जाता है कि जो नेचर है उसमें कोई भी आप स्टडी करें तो कोई डन ने बोला था कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, कोई इंसान जो है कोई अकेला नहीं, कोई द्वीप जैसा अकेला नहीं रह सकता है। तो इसी को और आगे बढ़ाइए, कोई चीज़ जो है अकेली नहीं होती है, वो दूसरों से संबंधित होती है और उसके संबंध से ही उसकी स्टडी की जा सकती है। नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन एंड एवरीथिंग मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर, यानी हर चीज़ एक जो है एक और बड़े स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में उसकी अध्ययन किया जाता है, कोई चीज़ अलग थलग नहीं होती है। सॉसोर इन्वेस्टिगेट्स लैंग्वेज एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस होती है। तो साइन है और साइन के बारे में पहले ही देख चुके हैं कि यह सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बना होता है। तो जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से बने साइंस हैं उनका जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है वो लैंग्वेज होती है और ये साइंस आर्बिट्रेरी होते हैं। फाउंडर्स, स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर कौन कौन हैं? तो एक तो फर्डिनांड डी सोस्योर हैं 1857 1913 और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिस पर जो है पूरा स्ट्रक्चरलिज्म डिपेंड है। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है। आधुनिक जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है उसके फाउंडर हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस वास्तव में ये क्या हैं? ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चरलिज्म में काफ़ी अपना योगदान है और ख़ासकर माइथोलॉजी के जो साइंस हैं, जो सिग्निफायर हैं, सिग्निफाइड हैं, उन पर इनका बहुत ही विशद अध्ययन है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, एजी ग्रिमेस, जोनाथन क्यूलर, रोला बार्थ, रोमन यैकोब्सन। देखिए जैकोब्सन होकर के यैकोब्सन है तो रोमन याकोब्सन, रोमन याकोब्सन। इसके अलावा माइकल फूको भी स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं और कई लोग आते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं फर्डिनांड डी सोस्योर, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और रोला बार्थ। इसके की टेक्स्ट क्या हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स फर्डिनांड डी सोस्योर का है और फर्डिनांड डी सोस्योर जो इसके फादर बोले जाते हैं। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स ये पोस्थुमस पब्लिकेशन है, लेकिन इसे आप बाद में देखिएगा। माइथोलॉजीज 1972 का है, रोला बार्थ का है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1968 की है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी ऑफ सीमियोटिक्स ये अम्बर्टो इको की है। तो टर्म्स देख लीजिए, और ये जितने टर्म्स हैं ये फर्डिनांड डी सोस्योर पर आधारित हैं। इसके अलावा माइकल फूको के भी टर्म्स हैं और रोला बार्थ के हैं, लेकिन उससे जो है लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और जटिलता भी बढ़ेगी। तो बेसिकली पहला है स्ट्रक्चरलिस्ट नरेटोलॉजी, सेकंड बाइनरी अपोजिशन, थर्ड साइंस सिग्निफायर सिग्निफाइड, फोर्थ लॉन्ग पैरोल एंड फिफ्थ पैराडिग्मेटिक सिंक्रोनिक एंड सिंटैग्मेटिक डायक्रोनिक या सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक लैंग्वेज। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल नरेटोलॉजी है ये फॉर्मेलिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है और
बाकी जो हैं वो सास्योर से हैं। तो नरेटोलॉजी, जैसे नरेटिव जो कोई वर्णन होता है, दैट इज कॉल्ड नरेटोलॉजी। और जो स्ट्रक्चरल नरेटोलॉजी है, तो द टर्म स्ट्रक्चरलिस्ट नरेटोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई टी टोडोरो इन 1969। जैसे टोडोरो ने दिया था स्ट्रक्चरलिस्ट नरेटोलॉजी। टोडोरो डिस्क्राइब्ड नरेटोलॉजी एज द साइंस ऑफ नरेटिव, यानी जो कोई वर्णन होता है, जो नरेटिव होता है, तो जो नरेटिव का साइंस है वो नरेटोलॉजी कहलाता है। कोई चीज़ आप नरेट कर रहे हो, उसका जो साइंस है दैट इज कॉल्ड नरेटोलॉजी। ये टोडोरो का डिस्क्रिप्शन है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल व्लादिमीर प्रॉप ने लिखा है और इसका एक संदर्भ ग्रंथ है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। द ग्रामर ऑफ डेकामेरॉन एक टोडोरो का है। नरेटोलॉजी इलस्ट्रेट्स हाउ अ स्टोरीज मीनिंग डेवलप्स फ्रॉम इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर, इट्स लॉन्ग rather than from each individual story's isolated theme। तो ये बहुत सीधी सादी बात है कि जैसे स्ट्रक्चर में कहा गया कि स्ट्रक्चर आइसोलेटेड नहीं होता है, वो क्या होता है, इंटर डिपेंडेंट होता है और एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है एक्टिविटी होती है। तो स्ट्रक्चर इंटरडिसिप्लिनरी होता है। तो वही चीज़ ये कहते हैं कि जो नरेटोलॉजी होती है वो उसकी जो मीनिंग होती है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर से उसका पता चलता है, न कि कोई एक इंडिविजुअल थीम से। तो एक चीज़ होता है कि जब कोई जो सही निष्कर्ष हैं वो पूरे अध्ययन से निकलते हैं, वो टुकड़ों से नहीं निकलते हैं। कभी कभी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या जो टुकड़ों में थीम होती है वो गलत आंसर दे देती है, गलत निष्कर्षों पर हमें पहुंचा देती है। दूसरा बाइनरी अपोजिशन है, ये फर्डिनांड डी सॉस्योर का है। बाइनरी अपोजिशन में ये है कि जो तमाम शब्द होते हैं वे पेयर में होते हैं और उन पेयर में पहला महत्वपूर्ण होता है, डोमिनेंट होता है, और दूसरा सबमिसिव महत्वपूर्ण नहीं होता है। और ये यूरोपियन भाषाओं की है। जैसे कि सॉस्योर ने बोला था कि अकॉर्डिंग फर्डिनांड डी सॉस्योर द बाइनरी अपोजिशन इज द मीन्स बाय विच द यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज हैव वैल्यू, यानी लैंग्वेज के जो यूनिट्स हैं वो बाइनरी अपोजिशन से अपना मूल्य निर्धारित करती हैं। अब एक बाइनरी देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन, तो मैस्कुलिन फेमिनिन का एक सीधा सा है कि मैस्कुलिन यानी नर, फेमिनिन मादा। बट मैस्कुलिन फेमिनिन एक इससे बाइनरी अपोजिशन से एक अर्थ निकलता है और वो अर्थ अब आप जितना उसकी व्याख्या कर पाएँ कि मैस्कुलिन पहले है तो महत्वपूर्ण है, फेमिनिन बाद में है तो ये कम महत्वपूर्ण है या सबमिसिव है, यानी यहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट हो जाता है, फेमिनिन डोमिनेंट नहीं होती है। तो ये एक जो पैट्रिआर्कल है, पितृसत्तात्मकता है, उसको भी बताती है मैस्कुलिन फेमिनिन। ऐसे कोल्ड हीट है तो कोल्ड जो है डोमिनेंट है, हीट जो है सबमिसिव है। अप डाउन है, रोमियो जूलियट है तो इसमें रोमियो डोमिनेंट है, जूलियट सबमिसिव है। कल्चर लैंग्वेज है तो जब कल्चर और लैंग्वेज की बात आएगी तो कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी लैंग्वेज की तुलना में। तो एक जो अर्थ निकलता है कि कल्चर लैंग्वेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बाइनरी अपोजिशन का अर्थ है। बाइनरी अपोजिशन में जो पेयर होते हैं उनका पहला वो प्रभावी होता है अपने पेयर के दूसरे शब्द पर। ऐसे स्पीकिंग राइटिंग, तो स्पीकिंग जो है वो राइटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, जो ओरेटरी है वो राइटिंग से ज़्यादा हमेशा इम्पोर्टेंट रही है। तो जो नेता लोग हैं अच्छा बोल लेते हैं वे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, भले वो बहुत ज़्यादा चिंतक न हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ लिखा न हो,
लेकिन जो स्पीकिंग है वो राइटिंग पर जो है वो महत्वपूर्ण होती है। ए है बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन इज वर्ड टू एग्जामिन द डिस्कोर्स इन द वर्क ऑफ लिटरेचर। तो बाइनरी अपोजिशन से जो लिटरेचर है उसका जो डिस्कोर्स है उसको एग्जामिन किया जाता है। द फ्रेज बाइनरी अपोजिशन अपीयर्स इन द वर्क ऑफ द फ्रेंच स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉडे लेवी-स्ट्रॉस on myths, particularly those of the indigenous अमेरिकन ट्राइब्स। तो अमेजन के जो ट्राइब्स थे उन पर इन्होंने स्टडी की थी। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने अपने अध्ययन में बाइनरी मिथ्स का उपयोग किया है, बाइनरीज का उपयोग किया है। साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड तो पहले काफ़ी कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं। सिग्निफायर जो होते हैं वो साउंड होते हैं, लेटर होते हैं, जेस्चर्स होते हैं। सिग्निफाइड जो कॉन्सेप्ट होती है, जो कॉन्सेप्चुअल इमेज होती है वो सिग्निफाइड होती है। साइन, सिग्निफायर, ऑब्लिक सिग्निफाइड या साइन में सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों आ जाते हैं। लॉन्ग एंड पैरोल, तो लॉन्ग एंड पैरोल में जैसे कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस की जो ग्रामर है, जो रूल्स हैं, जो सिंटैक्स हैं, ये लॉन्ग में आते हैं। और जो उसका प्रेजेंटेशन है यानी जो आप बोलते हैं या हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, तो जो परफॉर्म किया जाता है वो पैरोल में आता है। ससोर ने लॉन्ग पैरोल के लिए चेस का जो है एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने कहा था जो चेस में जो चालें चली जाती हैं, जो रूल्स हैं कि आप नाइट ऐसे चलेंगे, आप रूक ऐसे चलेंगे, तो रूक नाइट इनके जो खेल के जो रूल्स हैं वो सब लॉन्ग में आएंगे। लेकिन जो दिखाई पड़ेगा, जो गेम दिखाई पड़ेगा वो पैरोल में आएगा। तो कोई बोलता है मीनिंगफुल, जब आप लेक्चर देते हो तो मीनिंगफुल लेक्चर जो सुनाई पड़ता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो पैरोल है, और जो उसके रूल्स होते हैं वो लॉन्ग हैं। लैंग्वेज के बारे में ससोर ने बोला था कि लैंग्वेज सिंक्रोनिक और डायाक्रोनिक होती है। तो जो एक ही समय यदि किसी लैंग्वेज की स्टडी की जाए, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज हैं और लेकिन एक ही समय में, तो सिंक्रोनिक अप्रोच होता है। और जो अलग अलग समय का होता है वो डायाक्रोनिक अप्रोच होता है। तो जो सिंक्रोनिक अप्रोच होता है यानी एक ही समय में जो अध्ययन किया जाए, और जो अलग अलग समय में अध्ययन किया जाता है वो डायाक्रोनिक अप्रोच है। तो सिंक्रोनिक को वर्टिकल बोलते हैं, और ससोर सिंक्रोनिक अप्रोच को महत्वपूर्ण मानते थे। और जो अलग अलग समय में जो लैंग्वेज के अप्रोच हैं डायाक्रोनिक, उनको ससोर उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। डायाक्रोनिक रिलेट्स टू द इवोल्यूशन थ्रू टाइम ऑफ द सिस्टम। तो डायाक्रोनिक एक इवोल्यूशन को बताता है कि कैसे जो है समय के साथ लैंग्वेज में परिवर्तन आया। लेकिन सिंक्रोनिक एक ही लैंग्वेज, एक ही समय में जो लैंग्वेज हैं, एक लैंग्वेज के शब्दों के बीच में अंतर संबंध या अलग अलग लैंग्वेज के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उससे बताता है। और ये जो वर्टिकल अप्रोच है, जो सिंक्रोनिक अप्रोच है, जो पैराडिग्मेटिक अप्रोच है, ये ससोर के हिसाब से अनुसार महत्वपूर्ण था। एक मैक्लूहन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, और ये एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र का कथन है कि मीडियम इज़ द मैसेज। तो मीडियम इज़ द मैसेज में मीडियम का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक बहुत ही मैसेज होता है, मीनिंग होता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार मीडियम इज़ द मैसेज, यानी जो स्ट्रक्चर है वही मीनिंग को रखता है।